हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। आज हम 11 नवंबर 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे और इसी के साथ में समाचार पत्र में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं उससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ कैपेबिलिटीज इन डिजास्टर। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो एडिटोरियल है ये हमारी यूपीएससी की परीक्षा के जीएस पेपर 3 के आपदा और आपदा प्रबंधन संबंधी विषय के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये जीएस पेपर 2 के स्वास्थ्य संबंधी विषय के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से अभी के समय में जो डिजास्टर आया, जो आपदा आई, उसने हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके बारे में जो कमियां हैं उसे उजागर किया है और किस प्रकार से ये बताया है कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज होती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती है, वो महत्वपूर्ण है। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बताया गया है कि आपदा कानून जो है वो हमें मदद कर सकता है, क्योंकि जो हमारा निजी क्षेत्र है उसकी जो सेवाएं हैं वो भारतीय संबंध में भरोसेमंद विकल्प नहीं है और ये हमने कोविड-19 महामारी के समय में देख लिया है। तो यहाँ पर ये बताया है कि यूरोप का जो अधिकांश भाग है वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कोविड-19 जो है उसकी दूसरी लहर देखने को मिल रही है और ये काफ़ी ही ज़्यादा खराब और खतरनाक हो सकती है। भारत में हालांकि संक्रमण थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन सर्दियों के आसपास के समय में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक और लहर आने की संभावना है। तो इसके कारण ये गारंटी देना असंभव है कि जो दूसरी लहर आएगी वो भारत के लिए बदतर नहीं होगी और ये जो दूसरी लहर आएगी ये काफ़ी ही खतरनाक होगी भारत के लिए भी। हालांकि आज किसी को इस तीव्र प्रतिक्रिया का गवाह नहीं मिलता है, लेकिन यूरोप में शुरुआती दिनों में ये देखा गया है कि वापस से यूरोप के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इसके साथ ही जो दूसरी लहर होगी वो आवश्यक रूप से खतरनाक होगी और साथ ही में ये देखा गया है कि अभी कोई भी जो टीका है वो भी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है और इसके साथ ही महामारी के साथ में रहने का जो सामूहिक मानस है उससे एक निराशा की स्थिति देखी जा रही है। काफी समय से लोग जो है वो इस महामारी के साथ में रह रहे हैं, जिससे उनमें काफी निराशा व्याप्त हो गई है। इसके कारण जो लोगों में विसंवेदीकरण देखा जा रहा है, लोगों की महामारी को लेकर जो संवेदना है वो कम हो रही है। उसके कारण ऐसा हो सकता है कि ये जो आपदा है ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो और अब जो आपदा आएगी वो अचानक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक कर सकती है। और दुर्भाग्य से ये जो आपदा है इसने हमारे देश के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे हैं उसको लेकर कई चिंताएं जताई है और हमारे भारत का जो आपदा प्रबंधन ढांचा है उसमें क्या कमियां हैं उसे दर्शाया है। तो अगर हम यहाँ पर हमारे देश के आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हम आपदा प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। तो आपदा प्रबंधन का जो क्षेत्र है उसमें जो दृष्टिकोण है वो अधिक प्रतिक्रियाशील है। 2015 में भारत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया था। ये जो अधिनियम था इसने देश भर में आपदाओं के प्रबंधन के लिए ढांचा तैयार किया। इससे पहले आपदा की स्थिति में क्या होता था कि प्रतिक्रियात्मक उपाय किए जाते थे। प्रतिक्रियात्मक उपाय का मतलब है कि आपदा आने के बाद में उसकी प्रतिक्रिया के लिए उपाय किए जाते थे, लेकिन 2005 में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया उससे के द्वारा इस प्रतिक्रियात्मक उपायों को बदलना था रोकथाम, शमन और सभी प्रकार की आपदाओं के लिए व्यवस्थित योजना के साथ में। अर्थात रोकथाम, शमन और सभी प्रकार की आपदाओं के लिए व्यवस्थित योजना बनाई जानी थी। आपदा प्रबंधन के विचारों के विकास के हर पहलू और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाना था। लेकिन वास्तव में ये देखा गया कि कुछ ही बिंदु तक हम वास्तव में पहुंच पाए, लेकिन ये जो दृष्टिकोण है आपदा प्रबंधन का ये अब भी प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण ही बना रहा। अर्थात आपदा के संबंध में पहले से कार्य करने की बजाय हम उसकी प्रतिक्रिया पर कार्य कर रहे थे, जिसमें विशेष रूप से आपदाओं के लिए जो चिकित्सकीय तैयारी के संबंध में महत्वपूर्ण अंतराल देखा गया। ये देखा गया कि आपदा आने से पहले उसके संबंध में हम चिकित्सकीय रूप से तैयार नहीं थे। यहीं पर अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बात करें तो कोविड-19 के जो शुरुआती दिन है तब से लेकर अब तक ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसमें काफी परिवर्तन किए गए। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसमें एक प्रकार से प्रतिक्रियात्मक उपाय किए गए आपदा आने के बाद में, और बाद में इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आपदा की प्रतिक्रिया के रूप में मास्क पहनने को लेकर और वहीं पे जो
मेडिकल की सेवाएं होती है उसमें मूल्य नियंत्रण को लेकर काफी कानून लाए गए। तो इस प्रकार से देखा गया कि कोविड-19 के समय में ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसमें काफी परिवर्तन हुए। सामान्य विषय ये है कि आपदाओं और आपदा प्रबंधन में सार्वजनिक स्वास्थ्य के कोण को कम महत्व दिया जाता है। ये माना जाता है आपदा के समय में कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और उसे कम महत्व दिया जाता है। लेकिन अभी जो आपदा आई उससे हमने दो सबक सीख लिए। एक तो ये है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनका निरंतर विकास आपदा प्रभावित दबाव की संभावना से बेखबर नहीं हो सकता है। ये जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं इनका निरंतर विकास आवश्यक है, चाहे आपदा हो चाहे नहीं हो, ताकि आपदा आने के समय में हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहे। और दूसरा ये है कि आपदा प्रबंधन के लिए जो कानूनी ढांचा है उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए कानूनी जनादेश बनाना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए। अर्थात आपदा प्रबंधन में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की भी बात की जानी चाहिए। तो यहीं पर अगर हम निजी क्षेत्र के बारे में बात करें, हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रणाली जो है उसे सार्वजनिक होने की आवश्यकता है। तो निजी क्षेत्र की जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें ऐसी क्या कमियां हैं जिन्हें देखते हुए हम स्वास्थ्य प्रणाली के सार्वजनिक होने की बात कर रहे हैं। तो हाल ही के समय में मई में ये देखा गया कि जो निजी अस्पताल थे वहां पर उपचार की जो कीमत है उस पर कैपिंग की गई, उस पर नियंत्रण किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के कई अस्पतालों में ये देखा गया कि उनके द्वारा ओवर चार्जिंग की जा रही है। तो जो निजी क्षेत्र है वहां पर मूल्य काफी ज्यादा वसूला जाता है और उसके बाद में ये देखा गया कि कुछ मामलों में अस्पतालों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए। तो ये जो समस्या है वो ये दर्शाती है कि आपदा के दौरान निजी क्षेत्र जो है उसकी सेवाओं की आवश्यकता भारतीय संदर्भ में शायद ही एक भरोसेमंद विकल्प हो सकता है, क्योंकि आपदा के समय में भी इन अस्पतालों के द्वारा ओवरचार्जिंग की जा रही थी। तो ऐसे में भारत जो है वो इनका सहारा नहीं ले सकता है। और यहाँ पर विशेष रूप से ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक रूप से जो वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा की हम बात कर रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाना चाहिए जो कि सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित होगा। तो अगर इस प्रकार के वित्त बीमा की हम बात कर रहे हैं तो इस बीमे के तहत अस्पताल की जो देखभाल सेवाएं होती है उसके लिए भविष्य के विकास की जो परिकल्पना है उसमें निजी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका देने के बारे में सोचा जा रहा था कि निजी क्षेत्र जो है वो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नेतृत्व करेगा। वहीं पे निजी क्षेत्र के संबंध में ये देखा गया कि एक तो ये जो निजी क्षेत्र के अस्पताल है इनका विनियमन जो है वो कमजोर है और इसके साथ ही इनका जो संगठन है वो खराब है। और इसे देखते हुए यहाँ की जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो आपदा के दौरान प्रभावित हुई है। तो ऐसे में हम जो सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा की बात कर रहे हैं उसके लिए हम निजी क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा ये जो निजी क्षेत्र है ये एक छोटे उद्यम है जो कि बीमे के लिए शामिल किए जाने वाले जो मापदंड है उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं। और इन छोटे अस्पतालों में कोई भी आपदा से संबंधित जो देखभाल की जरूरत है उनको पूरा करने के लिए ये अस्पताल अनुपयुक्त है। वहीं पे अगर ऐसे समय में इन अस्पतालों को आपदा से संबंधित देखभालों की जब ये जरूरत पूरा कर ही नहीं सकते हैं तो अगर इन्हें किसी अपेक्षित कानून के तहत लाया जाता है और उस कानून में जो मापदंड दिए गए हैं उसे अगर ये पूरा नहीं करते हैं तो उसकी गैर अनुपालना अर्थात उस कानून का पालन नहीं करने के लिए आपदा के समय में इनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि आपदा के समय में पहले ही हम ये देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है। और ऐसे में भी अगर इस प्रकार के जो निजी अस्पताल हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो और भी कम हो जाएगी। तो निजी क्षेत्र के संबंध में क्या देखा जाता है कि जो निजी अस्पताल होते हैं उनका जो आकर्षण होता है वो होता है उच्च अंक वाले मामले और उन्हें वो प्राथमिकता देते हैं। मतलब जो हाई केसेस होते हैं उनको वो प्राथमिकता देते हैं जहां से उन्हें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम जो सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा की बात कर रहे हैं उस बीमा के क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो कि ज्यादा संक्रमित रोगों से ग्रस्त हैं और प्रत्याशित प्रोफाइल के जो गंभीर मामले हैं उनसे ग्रस्त हैं। तो एरिक टोनर पार्किंग लॉट कॉन्ड्रम के तहत ये बताया गया है कि जो आपदा तैयारियां हैं वो अस्पताल के लिए एक मजबूत व्यावसायिक मामला नहीं बनाती है। अस्पताल जो है ये जो निजी क्षेत्र के अस्पताल है ये ऐसे केसेस
बिजनेस की तरफ जाते हैं जहां से इन्हें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन आपदा की जो तैयारियां हैं वो इनके लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता है, जो कि अधिक लाभदायक क्षेत्र में निवेश करना पसंद करते हैं ये निजी अस्पताल। तो ऐसे समय में, आपदा के समय आवश्यक है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र की जो क्षमताएं हैं उन्हें बेहतर बनाएं, और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है उसमें राज्यों और अस्पतालों के लिए आपातकालीन योजना होने की आवश्यकता है। साथ ही जो चिकित्सा की तैयारियां हैं वो वास्तव में नीति का एक विषय होनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सा की जो तैयारियां हैं उसमें काफी अंतराल है। इसके अलावा जो कर्मचारी होते हैं उनमें क्षमता निर्माण जैसे जो प्रासंगिक पहलू होते हैं उसके सहित आपदा कानून के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की जो क्षमताएं हैं उसे मजबूत करने के लिए कानूनी जनादेश पेश करने का एक मजबूत मामला है। और इस प्रकार से अगर कर्मचारियों में क्षमता निर्माण किया जाता है तो सामान्य समय जो होगा उसमें भी ये हमें अच्छी सेवा प्रदान कर पाएंगे। तो इसी के संबंध में अगर हम प्राथमिक देखभाल के साथ में सार्वजनिक स्वास्थ्य के एकीकरण की बात करें तो आलोचकों ने ये संकेत दिया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो आपदाओं के रूप में प्रगतिशील घटनाओं की पहचान करने में विफल रहता है, क्योंकि आपदा जो है वो अचानक से आ सकती है और उससे काफी बड़ा नुकसान और तबाही हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम तापेदिक की बात करें, डेंगू के प्रकोप की बात करें, तो इस तरीके के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे हैं उनको दबाने की अपेक्षा की जाती है। अगर उन्हें आपदाओं के रूप में पहचाना जाता तो उनकी रोकथाम के लिए, उनकी तैयारी के लिए और उनकी जो प्रतिक्रिया है तो उसके मामले में वो मजबूत कार्यवाही को आकर्षित करते। लेकिन कोविड-19 की महामारी से पहले इस तरीके की जो स्वास्थ्य समस्याएं थी उन्हें कभी आपदा नहीं माना गया। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसे भी आपदा से जोड़ा जाना चाहिए, और यहाँ पर फिर से एक कानूनी जनादेश जो है उसकी जमीनी स्तर पर आवश्यकता है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में योगदान दिया जा सके। तो यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, और ये बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसका जो प्राथमिक देखभाल कार्यक्रम है उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ में जोड़ा जाना चाहिए, और इसमें हम एक अच्छे स्तर पर खोज कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो समुदाय के लिए और स्थानीय निकाय जो है उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आपदा प्रबंधन जो होता है उसमें समुदाय और स्थानीय निकायों की खास आवश्यकता होती है। और यही कमी जो है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम में देखी गई, यही आपदा प्रबंधन अधिनियम की आलोचना है। तो इस तरीके से अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आपदा प्रबंधन अधिनियम से जोड़ा जाता है तो ये काफी अच्छा साबित हो सकता है, और आपदा प्रबंधन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को केंद्रीय बनाना, आपदाओं के लिए स्वास्थ्य प्रणाली और सामुदायिक लचीलापन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि कोविड-19 महामारी जो है उसने स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे देश की समस्या है उसे उजागर किया है। तो यहाँ पर हमारा ये डिस्कशन खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलम प्रकाशित हुआ है पेज नंबर 7 पर। ये है प्रोवाइडिंग क्विक साइको सोशल सपोर्ट। ये यूपीएससी की परीक्षा के जीएस पेपर 2 के स्वास्थ्य संबंधी विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो कॉलम है इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो मानसिक स्वास्थ्य है वो जरूरी है, और अभी के समय में बच्चे किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए इसमें एक मॉडल के बारे में बताया गया है, एक केस स्टडी बताई गई है, और साथ ही यहाँ पर कम्युनिटी वॉलंटियर्स के बारे में चर्चा की गई है। तो इस कॉलम को हम डिस्कस करते हैं। इसमें यह बोला गया है कि अक्टूबर का जो महीना था उस महीने में हमने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया था, और अभी के समय में जब कोविड-19 महामारी चल रही है तो ये देखा जा रहा है कि पहले ही दुनिया भर में मानसिक बीमारियों वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और ऐसे समय में मानसिक स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हो गए हैं, और भारत में इस प्रकार के जो स्वास्थ्य बोझ हैं वो ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि भारत में पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर नहीं है, और उसमें विशेष रूप से मनोचिकित्सक और नैदानिक मनोचिकित्सा जो है वो भारत में उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से भारत में मानसिक स्वास्थ्य जो है उस पर ध्यान देना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और महामारी के समय में सभी आयु वर्ग के लोगों पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है। लेकिन ऐसे समय में जो बच्चे हैं वो विशेष रूप से प्रतिकूल मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए कमजोर होते हैं, और बच्चों पर इसका विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो
अगर हम एक स्टडी के बारे में बात करें तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडolescent साइकियाट्री का एक जर्नल है, उसमें समीक्षा की गई और उसमें ये बताया गया कि जिन बच्चों के मूवमेंट को उन्होंने गंभीरता से स्टडी किया, उसमें ये पाया गया कि महामारी के दौरान बच्चों में अकेलापन, अवसाद और चिंता की जो भावनाएं हैं वो देखी गई और ये देखा गया कि बच्चे जो हैं वो इन समस्याओं के संबंध में उच्च जोखिम में हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में ये देखा गया कि दुनिया भर में विभिन्न सरकारों ने जो शिक्षण संस्थान हैं उनको बंद करने का फैसला लिया। तो शिक्षण संस्थान को बंद करने से क्या होता है कि बच्चे जो हैं अपना जुड़ाव वो खो रहे हैं, जिससे कि वो अव्यवस्थित होने की उनमें संभावना है। तो ऐसे समय में जब बच्चे अपना जुड़ाव खो रहे हैं और वो अव्यवस्थित हो रहे हैं, तो अगर उचित समय पर उचित रूप से उनको संबोधित नहीं किया जाता है तो बच्चे और युवा जो हैं वो एक पीढ़ी के लिए महामारी का जो मानसिक स्वास्थ्य परिणाम है वो महामारी के तत्काल स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को प्रभावित कर सकता है। मतलब अभी के समय में तो हम महामारी से संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव देख ही रहे हैं, लेकिन इस महामारी के खत्म होने के बावजूद भी इस महामारी का प्रभाव मानसिक रूप से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि महामारी का जब शुरुआती समय था तो उस समय यूनिसेफ ने 104 देशों में बच्चों, माता-पिता, शिक्षकों और जो देखभाल करने वाले होते हैं उस पर एक सर्वेक्षण किया था और उस सर्वेक्षण में उन्होंने ये देखा था कि किस प्रकार से ये जो महामारी की घटना है ये बच्चों, माता-पिता, शिक्षकों और देखभाल करने वालों के जीवन को प्रभावित कर रही है, खासकर वो किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को और मनोसामाजिक कल्याण को प्रभावित कर रही है। और इस अध्ययन के बाद में यूनिसेफ ने ये बताया कि दुनिया के जो बच्चे हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक भलाई जो है उसके लिए और साथ ही काम करने वाले माता पिता और स्वास्थ्य देखभाल करने वाले जो हैं उन सभी की सहायता की आवश्यकता है। तो इसी के संबंध में हम यहाँ पर उड़ीसा के एक मॉडल की बात करते हैं कि उड़ीसा में किस प्रकार से मनोसामाजिक समर्थन के लिए एक मॉडल को अपनाया गया था। तो उड़ीसा जो है वहाँ पर 1999 में जो सुपर साइक्लोन आया था और उसके अलावा 2019 में जो भयंकर चक्रवाती तूफान आए थे, तो उसे देखते हुए उड़ीसा में मनोदैहिक समर्थन जो है उसका एक अनुभव है। ये जो दोनों ही साइक्लोन आए थे उस समय ये देखा गया कि यूनिसेफ, बैंगलोर का जो निम्हांस है और इसके अलावा एक एनजीओ है भारत ज्ञान विज्ञान समिति, इन सभी ने मिलकर मानसिक सहायता के संबंध में हस्तक्षेप किया था उड़ीसा में। और उड़ीसा में इनके द्वारा ये किया गया कि उड़ीसा के कुछ 100 जो तटीय गांव है वहां पर स्वयं सेवकों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। तो इस प्रकार से स्वयंसेवक लाए गए थे मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए और इसमें बच्चों को चित्रकला, संगीत, कहानी, नृत्य, क्विजिंग, खिलौना बनाने जैसी जो विभिन्न गतिविधियां हैं उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही उन्हें ये बोला गया कि उनको अपनी भावनाओं को साझा करना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए और ये सब संभव हो पाया संरचित परामर्श के माध्यम से। इसके साथ ही विकलांग बच्चों की भी इसमें सहायता की गई थी और बाद में ये देखा गया कि ये जो प्रयोग किया गया बच्चों पर ये उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में सफल रहा। इस प्रयोग ने बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाया और साथ ही स्कूल में जब वो वापस गए तो इनके लिए ये उपयोगी पाया गया। लेकिन उड़ीसा में ये जो मनोसामाजिक समर्थन किया गया इसके बावजूद भी ये जो मनोसामाजिक समर्थन है इसको राज्य की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें मुख्य धारा में नहीं लाया गया, उसमें आगे नहीं लाया गया। वहीं पे भारत में जहां पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा जो है वो काफी कमजोर है तो उसमें अगर हम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो वो एक बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वही हमारे देश में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में अगर हम मनोसामाजिक समर्थन की बात करें और अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो वो काफी दूर की चीज है। तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं कि हम समुदाय में स्वयं सेवक बना सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध नहीं है, जो मनोवैज्ञानिक है वो उपलब्ध नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें कार्य करने के लिए हम उड़ीसा का ये जो मॉडल है इसे अपना सकते हैं और इसके संबंध में हम स्वयं सेवक जो हैं उनको आगे ला सकते हैं। तो अगर हम समुदाय के स्वयं सेवकों के बारे में चर्चा करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मानसिक बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और वहीं पे हमारी जो उपलब्धता है
मनोवैज्ञानिकों की वो काफी कम है। तो ऐसे समय में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बोझ को कम करने के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों का एक जो कैडर है वो तैयार किया जा सकता है। कुछ समय पहले द इकोनॉमिस्ट जो है उनने पश्चिम देशों में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला और ये बताया कि जो पश्चिमी देश हैं वहां पर भी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की अपर्याप्तता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये देखा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या वाले जो 2/3 लोग हैं उन्हें उपचार ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बताया कि एक अनुशंसित टॉक थेरेपी जो होती है वो उपचार की एक पहली पंक्ति हो सकती है, अर्थात मानसिक बीमारी जो है उसके उपचार की शुरुआत टॉक थेरेपी से की जा सकती है। और इस टॉक थेरेपी का जो कार्य है वो सामुदायिक स्वयंसेवकों को सौंपा जा सकता है। तो ऐसे में अगर हम जिम्बाब्वे, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों के अनुभव की बात करें तो ये बताते हैं कि कुछ बुनियादी प्रशिक्षण वाले जो सामुदायिक स्वयंसेवक है वो नियमित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को पूरक कर सकते हैं और ये एक प्रकार से नियमित मानसिक स्वास्थ्य की सेवा प्रारंभ के लिए प्रदान कर सकते हैं। जब पर्याप्त संख्या में ऐसे स्वयंसेवक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं तो समाज की जो मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है उसे प्रारंभ से और छोटे मोटे तरीके से नहीं बल्कि एक आधार के रूप में पूरा किया जा सकता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूज पेज नंबर 13 पर प्रकाशित हुई है। ये जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें चर्चा की गई है अर्मेनिया अजरबैजान एग्री ऑन पीस डील, अर्थात अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक शांति समझौता हुआ है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का समस्या है वो क्या है और उसके बाद में ये जो पीस डील हुई है इसमें क्या बताया गया है। तो ये जो अर्मेनिया और अजरबैजान है ये दोनों मध्य एशिया के देश हैं और इन दोनों देशों के बीच में क्षेत्रीय और जातीय संघर्ष चल रहा है इस स्थान को लेकर। ये स्थान है नोगोर्नो करबाख क्षेत्र। इस स्थान को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्षेत्रीय विवाद चल रहा है और जातीय संघर्ष चल रहा है और इसके कारण ये जो क्षेत्र है नोगोर्नो करबाख का, यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास जो है वो खास रूप से प्रभावित हो रहा है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो नोगोर्नो कराबाख का जो क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिम अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं कि ये भौगोलिक रूप से अजरबैजान के अंदर ही स्थित है और ये लगभग 4,400 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये जो क्षेत्र है ये विवादित क्षेत्र है और नरगोवो काराबाख का जो स्वायत्त क्षेत्र है वो अर्मेनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा अर्मेनिया समर्थित कुछ स्थानीय अलगाववादी सैन्य समूह हैं, उनके द्वारा भी इस स्थान के कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। तो अगर इन दोनों देशों के बीच में ये जो नोगोर्नो करबाख का क्षेत्र है इसको लेकर जो विवाद है उसके बारे में हम चर्चा करें तो वर्तमान में ये जो नरगोनो करबाख का क्षेत्र है उसको लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो विवाद है उसकी शुरुआत 1918 में ही हो गई थी और तब ये जो दोनों देश हैं ये रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे। अर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो 1918 के समय में रूसी साम्राज्य जो था उस समय का उससे स्वतंत्र हुए थे और इसके बाद में 1920 का जो दशक था उसके प्रारंभ में दक्षिण कैकेशस में सोवियत शासन लागू किया गया और तत्कालीन सोवियत सरकार जो थी उसने नारगोनो करबाख का क्षेत्र है जहां पर 95% जो आबादी है वो अर्मेनिया की है, लेकिन भौगोलिक रूप से ये अजरबैजान के अंदर स्थित है। तो सोवियत की सरकार ने क्या किया कि इस क्षेत्र को अजरबैजान के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र बना दिया 1920s में। यद्यपि स्वायत्त क्षेत्र बनाने के बाद भी इस क्षेत्र को लेकर ये जो दोनों देश हैं अर्मेनिया और अजरबैजान इनके बीच में संघर्ष जारी रहा क्योंकि सोवियत शासन जो है उसके दौरान ये दोनों देशों के बीच में एक संघर्ष को रोक दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे ये देखा गया कि जो सोवियत संघ था उसका पतन होना शुरू हुआ वैसे वैसे अर्मेनिया और अजरबैजान जो है उस पर सोवियत संघ की पकड़ कमजोर होती रही और इसके बाद में ये देखा गया कि 1980
1998 में ये जो क्षेत्र है ये अजरबैजान के भीतर स्थित है, लेकिन इसके बावजूद भी इस क्षेत्र की जो विधायिका है इसने अर्मेनिया में शामिल होने का जो प्रस्ताव है उसे पारित कर दिया। इसके बाद में 1991 में ये देखा गया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसके पश्चात नरगोनो काराबाग का जो स्वायत्त क्षेत्र था इसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जनमत संग्रह के माध्यम से इसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वहीं पे अजरबैजान ने ये जो जनमत संग्रह है इसे मानने से इनकार कर दिया। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये जो क्षेत्र है इसको लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई। और ये उल्लेखनीय है कि अर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो दोनों ही समय समय पर एक दूसरे के ऊपर नरगोनो काराबाग का जो स्वायत्त क्षेत्र है उसमें जातीय नरसंहार का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं पर उसके बाद में 1992 में ये देखा गया कि इस क्षेत्र में हिंसा जो है वो काफी बढ़ गई। इसके कारण हजारों नागरिकों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा और उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय और संगठन है उनका इस क्षेत्र की ओर ध्यान आया और उनके द्वारा इस क्षेत्र में कार्यवाही की गई। अंतर्राष्ट्रीय निकाय और संगठन इस क्षेत्र में कार्यवाही करने के लिए मजबूर हो गए। वहीं पे बाद में मई 1994 में दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष बढ़ रहा था उसको देखते हुए रूस ने मध्यस्थता की और अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता की। लेकिन 1994 में ये जो युद्ध विराम के संबंध में मध्यस्थता की गई थी ये काफी सफल नहीं हुई और इसके बाद में 3 दशकों से ये जो संघर्ष है ये अब तक भी जारी है और समय समय पर संघर्ष विराम उल्लंघन और हिंसा के उदाहरण जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में अप्रैल 2016 में इस क्षेत्र में हिंसक संघर्ष जो है वो काफी तेज हो गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया। इस समय जो संघर्ष हुआ था उसे 4 डे वॉर के रूप में भी जाना जाता है। और अब अर्मेनिया और अजरबैजान ने ये जो नॉर्गोवो काराबाग का क्षेत्र है इस पर लड़ाई को खत्म करने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। और ये जो समझौते की घोषणा है इसमें मध्यस्थता रूस के द्वारा की गई है, जिसने इस क्षेत्र में शांति सेना की तैनाती करने की घोषणा की है। तो हमने इनके बीच का जो पूरा विवाद है वो समझा। अब हम देखते हैं कि ये जो शांति समझौता किया गया है इस शांति समझौते के अंदर क्या है। तो ये जो शांति समझौते की घोषणा हुई है इस समझौते के अनुसार अर्मेनिया जो है वो इस क्षेत्र से अपनी सेना वापस ले लेगा और इसके अलावा नॉर्गोबो काराबाग और अजरबैजान के बीच की जो सीमा है उस सीमा पर रूसी सैनिकों के द्वारा पहरा दिया जाएगा। साथ ही दोनों देशों के बीच में बातचीत की मध्यस्थता करने वाला जो रूस है उसने इस क्षेत्र में शांति सैनिकों के रूप में अपने 1960 से अधिक सैनिकों की तैनाती करने की घोषणा की है। साथ ही रूस का जो रक्षा मंत्रालय है उसके अनुसार इन सेनाओं को अगले 5 साल के लिए अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की सीमा पर तथा नॉर्गोन काराबाग का जो क्षेत्र है उसमें तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही जो शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति थे इस क्षेत्र के और इसके आसपास के क्षेत्रों के वो वापस लौट आएंगे और दोनों पक्ष जो है वो युद्ध और निकायों के कैदियों का आदान प्रदान भी करेंगे। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इससे अजरबैजान तक एक नया कॉरिडोर खोला जाएगा जो कि रूसी नियंत्रण में होगा। तो ये सभी बातें जो है उस नए शांति समझौते के अंतर्गत की गई है। आपको ध्यान रखना है इसमें मध्यस्थता की गई है रूस के द्वारा। तो इससे संबंधित हम एक प्रारंभिक परीक्षा का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। लाचीन गलियारा जो है वो किसके बीच का एक छोटा मार्ग बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ये अर्मेनिया और नॉर्गोनो काराबाग के क्षेत्र का एक मार्ग बनाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 1 पर एक न्यूज प्रकाशित हुई है, पीएम सीक्स रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये जीएस पेपर 2 के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ऑनलाइन आयोजित किए जाने वाले शंघाई सहयोग संगठन अर्थात शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें हिस्सा लिया। ये जो शिखर सम्मेलन था ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्र की जो परिषद है उसके 20वें शिखर सम्मेलन का हिस्सा था। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था और उनके द्वारा ये कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने 75 साल पूरे किए हैं, लेकिन बहुत सी सफलताओं के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र का जो मूल लक्ष्य है वो अभी अधूरा है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा पर विवाद है
उसका साफ असर इस बैठक में दिखा, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल थे और इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस सम्मेलन में मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने न तो शुरुआत में जिनपिंग या इमरान का नाम लिया, न ही भाषण खत्म होते वक्त सबका शुक्रिया अदा करते समय पाकिस्तान और चीन का जिक्र किया। तो इस तरीके से शंघाई शिखर सम्मेलन हुआ। ये जो शंघाई सहयोग संगठन है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इस समय जो आयोजन हुआ है वो रूस के द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे जून 2001 में शंघाई 5 के विस्तार के बाद में अस्तित्व में लाया गया। शंघाई 5 जो है उसका गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के साथ में मिलकर 1996 में किया गया था और उसके बाद में 2001 में ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। वर्तमान में विश्व के 8 देश हैं जो इसका हिस्सा है। वो है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो आपको ये सदस्य राष्ट्र ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को या इसमें पर्यवेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया गया है। ये जो संगठन है इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो तैनात सैनिक है उनकी संख्या में कमी करना और आतंकवाद की चुनौती पर काम करना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है जो कि हमारे जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। ये एडिटोरियल है रोड बम्प्स और इसमें बात की गई है 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में, अर्थात 15वें वित्तीय आयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वित्त आयोग की। संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसके अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद में प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर और उससे पहले की अवधि में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और ये जो वित्त आयोग का गठन है इसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था को देखते हुए वित्त आयोग के गठन की जो तारीख है वो 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है, जो कि एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वित्त आयोग है वो अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है। वहीं पे अगर हम 15वें वित्त आयोग के बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी थी और 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उसे नियुक्त किया गया था और एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। एनके सिंह जो है वो भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं और वर्ष 2008 से लेकर 14 तक ये बिहार के राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अगर हम ये देखें कि जो वित्त आयोग है उसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो केंद्र जो है वो कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है। केंद्र सरकार जो होती है उनके द्वारा कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्रित किया जाता है और कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से ये बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को निकटता से जानने के कारण राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में लोकहित पर ध्यान दें। हालांकि इन सभी कारणों के चलते राज्य का जो खर्च है वो उनको प्राप्त होने वाला जो राजस्व होता है उससे कई अधिक होता है। और इसके अलावा ये देखा जाता है कि क्षेत्रीय असमानता के कारण जो कुछ राज्य हैं वो दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। मतलब ये देखा जाता है कि कुछ राज्यों के पास तो संसाधन होते हैं लेकिन कुछ के पास में संसाधन नहीं होते हैं। तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए जो वित्त आयोग है वो राज्यों के साथ साझा किए जाने वाली जो केंद्रीय नीति है उसकी सीमा निर्धारण करने की सिफारिश करता है कि केंद्र के द्वारा राज्य को कितनी निधि दी जानी चाहिए और किस प्रकार से दी जानी चाहिए, इसके संबंध में ये जो वित्त आयोग है ये सिफारिश करता है। तो अगर हम 15वें वित्त आयोग की हाल ही में जो रिपोर्ट दी गई है उसके संबंध में ये एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है और इसके बारे में चर्चा करें तो केंद्र और राज्यों के बीच का जो एक रोड मैप है वो तैयार किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा और 15वां वित्त आयोग जो है उसके द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्य के बीच का जो राजस्व विभाज्य पूल होगा उसको साझा करने का जो फॉर्मूला है उसके संबंध में सिफारिशों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ये जो रिपोर्ट दी गई है ये 2025-26 तक पैनल पर प्रस्तावित जो राजकोषीय रोड मैप होगा उसके संबंध में संसद में पेश किया जाएगा।
और उसके बाद में ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिक डोमेन में आएगी। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बोला गया है कि 2025-26 तक की ये जो पैनल के द्वारा रिपोर्ट दी गई है इसे संसद में पेश किया जाएगा, और ये बोला जा रहा है कि कम से कम इस रिपोर्ट को या तो जो शीतकालीन सत्र है उसमें पेश कर दिया जाएगा, नहीं तो कम से कम 2020-21 का जो केंद्रीय बजट आएगा उससे पहले इस रिपोर्ट को संसद में पेश कर दिया जाएगा। और उसके बाद में कार्यवाही रिपोर्ट आएगी और उससे ये पता लगेगा कि सरकार के द्वारा ये जो 15वें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिशें दी गई है इसको मंजूरी दी जाती है या नहीं, और इनके द्वारा जो नुस्खे दिए जाते हैं उसको खारिज किया जाता है या संसद के द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है। तो अगर हम 14वें वित्त आयोग की यहाँ पर बात करें तो जो 14वां वित्त आयोग था उसमें राज्य का जो विभाज्य पूल था वो पहले 32% था, उससे बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। तो इस प्रकार से राज्य का जो टेक होम कट था उसमें वृद्धि हुई और इसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया था, जिससे कि उस समय जो राज्य थे वो काफी उत्साहित हुए थे। लेकिन अभी के समय में क्या हुआ है कि हाल ही के वर्षों में अधिक राजस्व जुटाने के लिए केंद्र ने अधिक उपकर और अधिभार लगाए हैं। तो आपको उपकर और अधिभार के बारे में पता होगा कि जो कर होते हैं उन कर को तो केंद्र के द्वारा राज्य के साथ साझा किया जाता है, लेकिन उपकर और अधिभार जो लगाए जाते हैं अर्थात सरचार्ज और सेस जो लगाए जाते हैं उसे केंद्र के द्वारा राज्य के साथ में शेयर नहीं किया जाता है और केवल केंद्र का उस पर अधिकार होता है। तो अभी केंद्र ने क्या किया है कि और अधिक उपकर और अधिभार लगाए हैं। केंद्र के द्वारा ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुल करों में जो कटौती की जा रही है उसके चलते केंद्र का जो वास्तविक शेयर है कर में वो काफी कम हो गया था। इसके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ये जो कमीशन के द्वारा बंटवारे की सिफारिश दी जाती है इसके संबंध में राज्य की क्या चिंता है। तो सबसे पहली चिंता है राज्य की जीएसटी मुआवजे का जो बकाया है उसके भुगतान को लेकर कि वो कैसे किया जाएगा। तो जब जीएसटी लेकर आया गया था उस समय केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को ये बोला गया था कि अगर इस जीएसटी के संदर्भ में उनको नुकसान होता है तो जो मुआवजा है वो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दिया जाएगा। लेकिन अभी ये देखा गया कि जीएसटी आने के इतने समय बावजूद भी ये जो केंद्र के साथ में राज्य आए थे उनके बकाये का भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ये भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर राज्यों में चिंता है। इसके अलावा दूसरी चिंता है कि केंद्र ने रक्षा और सुरक्षा खर्चों के लिए एक गैर चूक योग्य निधि के निर्माण को लेकर बात की है, और इसके अलावा सुधारों पर प्रदर्शन करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने जैसे जो प्रत्यक्ष विचार हैं उसके हस्तांतरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने सहित कुछ असामान्य विचारों का आकलन करने के लिए आयोग को काम सौंपा है। तो ये भी राज्य के संबंध में एक चिंता है। इसके अलावा जो दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं वो इसलिए चिंतित है क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा 1971 के डाटा की बजाय 2011 का जो जनसंख्या डाटा है उसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि को बेहतर ढंग से उनके द्वारा जो प्रबंधित किया गया है, जनसंख्या वृद्धि को कम जो किया गया है दक्षिण राज्य के द्वारा उसके लिए वो दंडित हो सकते हैं। अर्थात जनसंख्या कम होने के कारण इनको जो विभाज्य पूल है उसमें कम हिस्सा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा। इसके साथ ही ये देखा गया कि जो वित्त पैनल है, जो वित्त आयोग है, उनके द्वारा 5 साल के पूर्वानुमान को कठिन बताया गया था और 2020-21 के लिए एक इंटरिम रिपोर्ट दी गई थी, अर्थात अंतरिम रिपोर्ट दी गई थी 1 वर्ष के लिए और उसके बाद में ये 5 वर्ष की जो पूरी रिपोर्ट है इनने दी थी। तो ये जो इंटरिम रिपोर्ट आई थी, अंतरिम रिपोर्ट आई थी, ये उस समय आई जब अर्थव्यवस्था गिरावट की स्थिति में थी, साथ ही जीएसटी जैसे जो सुधार हैं उनके कारण मंदी चल रही थी और इसके साथ ही महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रखा था। तो पैनल ने पूरी तरीके से राज्यों को एकमात्र समर्पित किया है और प्रत्येक की विकास आवश्यकताओं का विश्लेषण किया है। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के संबंध में इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि केंद्र जल्द ही राज्य की आशंकाओं को रिपोर्ट को पूरा करके आगे बढ़ा सकता है, ताकि अगर केंद्र सरकार के द्वारा संसद में इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि इस रिपोर्ट पर बहस की जा सकेगी,
राज्य जो है वो कम अनिश्चितता के साथ में अपनी आगामी बजट में योजना बना सकते हैं। अगर ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उससे जो राज्य हैं वो अपना बजट अच्छे से तैयार कर पाएंगे और बजट की योजना अच्छे से बना पाएंगे। अब हम चलते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अर्थात प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो निदेशालय है ये केवल जांच एजेंसियों, अधिकारियों, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर से अधिकारियों को आकर्षित करता है क्योंकि वे आर्थिक अपराधों से निपटते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये केवल इन एजेंसियों से अधिकारियों को आकर्षित नहीं करता है। तो एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में चर्चा की गई है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो सीधे भर्ती भी करता है और उसके साथ ही ये विभिन्न जांच एजेंसियों, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर और पुलिस आदि से अधिकारियों को भी आकर्षित करता है। अगला प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है होम्योपैथी से संबंधित, होम्योपैथी यूरोप में पैदा होने वाली दवा की एक प्रणाली है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि यूनानी जो है वो एक प्राचीन रूप से तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सही उत्तर होगा ए। तो आयुष के संबंध में एक न्यूज में पॉइंट आया है। आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के संबंध में हमने यहाँ पर देखा कि ये यूरोप में पैदा होने वाली दवा की एक प्रणाली है। वहीं पे अगर हम यूनानी के बारे में बात करें तो यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है वो भारत में एक लंबा और प्रभावशाली उसका रिकॉर्ड रहा है और भारत में ये 8वीं शताब्दी के दौरान अरब और फारसियों के द्वारा लाई गई थी। इसके अलावा जो सिद्ध तकनीक है उसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में सिद्धों या संतों के कार्य के माध्यम से हुई है। तो आमतौर पर सिद्ध चिकित्सा की जो मूल है उसकी अवधारणाएं आयुर्वेद के समान है। तो आपको ध्यान रखना है जो सिद्ध है वो संबंधित है तमिलनाडु से। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक है। इसके बाद में अब हम मुख्य परीक्षा के लिए कुछ निबंध के पॉइंट देखते हैं। ये जो निबंध है ये लिखने की आपको कोशिश करनी है। तो चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे संबंध में जो आपको निबंध का टॉपिक दिया जा रहा है वो है लोकतंत्र से संबंधित। तो लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि लोकतंत्र में अपनी पसंद व्यक्त करने वाले को बुद्धिमानी से चुनने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। और इसके अलावा दूसरा निबंध का पॉइंट है, न सिर्फ स्मार्ट शहरों की जरूरत है बल्कि स्मार्ट गांवों की भी जरूरत है। तो ये दोनों निबंध के टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिक पर आपको निबंध लिखने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।